ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं लाहौर से कामरान शाहिद, दुनिया टीवी के एंकर, उनके साथ कुछ पैनलिस्ट हैं। दिल्ली स्टूडियो में न्यूज 24 के स्टूडियो में हमारे साथ कई पैनलिस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के भारत दौरे की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर कल भारत आ रहे हैं, परसों मोदी से मुलाकात हो सकती है, क्या इन मुलाकातों से कुछ सकारात्मक चीजें निकलेगी, किसी तरह के नए रिश्तों की शुरुआत होगी, और क्या कुछ ऐसा हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जिससे लगेगा कि जो अतीत अब तक रहा है उससे हम आगे निकलकर कुछ नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल राजीव डोगरा साहब, हम थोड़ी पॉजिटिव बात करें, तनातनी की बातें तो पीछे हमने काफी की कि इस रिश्ते को पहले भी कई बार कोशिशें हुई, वाजपेयी ने की, मनमोहन सिंह ने की, तमाम कोशिशें हुई, उन कोशिशों के बाद आतंकी घटनाएं हुई और वो सारी कोशिशें किनारे हो गई। अब हम यहां से अगर शुरुआत टेक ऑफ मानते हैं तो क्या लगता है नवाज शरीफ कितने खुले दिल से आएंगे और मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत और आगे आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक रिश्तों में कैसे सुधार की गुंजाइश देखते हैं आप? टेक ऑफ तो मैं दोनों की पर्सनालिटीज से करूंगा। मेरे को लगता है दोनों एक ही उम्र के हैं, 62-63 के आसपास, और दोनों एक ही तबीयत के आशावादी हैं, दोनों ही बिजनेस फ्रेंडली हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए भारत स्ट्रेंजर नहीं है। एक और मैं स्टैटिस्टिक बताऊं कि पूरे सार्क रीजन की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका सिर्फ 5% हिस्सा हम आपस में ट्रेड करते हैं। तो आप ये समझें कि हम कितना कम एक दूसरे से ट्रेड करते हैं और कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। और आपने सवाल शुरू ये किया था कि जब मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलेंगे तो क्या आगे होना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे अली सरदार जाफरी साहब बड़े मशहूर पोइट थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी साल पहले तवज्जो दी और उन्होंने कहा गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात बने। चलिए कामरान साहब। वाह, बड़ा अच्छा शेयर जनाब, इन्होंने बड़ा जबरदस्त इस शेयर पे अपना एनालिसिस दिया। और बकुल जान साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए मेरी बात सुने, बड़ी ट्रेड के बारे में बहुत गुफ्तगू होती है। आज का जो दौर है ये अब मिलिट्री का दौर रह ही नहीं गया, ट्रेड का दौर रह गया है। और वो मुल्क जो कि जरा से कमजोर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही ट्रेड और सबसे बड़ा खतरा ही इकोनॉमी का होता है। वो बुश का स्टेटमेंट याद आता है तो जो उसने कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। ये आपके लिए भी थ्रेट था, हमारे लिए भी थ्रेट था। दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है। कहने का मकसद यह है कि अगर तो हम इस रिटोरिक में रहे, अगर तो हम उस माजी में रहे और हमने सोचा कि हमारे बैक पे जो मिलिट्री माइट थी, हमारे बैक पे जो एक चीज थी, हम ट्रेड के अंदर भी यही करेंगे, तो फिर मसला बड़ा खराब हो जाएगा। और पर्सनैलिटीज की जहां तक बात की, दोनों का एक्सपीरियंस भी अपनी जगह, दोनों का मैंने पहले खौफ जाहिर किया था कि लीडर्स बन जाते हैं होस्टेज ऑफ देयर रिटोरिक एंड लीडर बन जाते हैं होस्टेज ऑफ देयर नेशन, जो सेंटीमेंट उनको देके जाते हैं। यही सूरत हाल थी कि जब वो क्लॉज आई थी जर्मनी के अंदर, एंड हिटलर बिकेम ए पॉपुलर लीडर ऑफ द जर्मनी। और जब अब इस पर एतराज करना होगा, मुझे इस पर एतराज करना होगा साहब कि आप एक चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को, जिनके गठबंधन को 335 सीटें आई है, इस हिटलर से तुलना कम से कम करने का आपको तो हक नहीं है। ये गलत होगा क्योंकि अपने मुल्क के हालात देखें और हमने सकारात्मक बात की कोशिश की। आप हिटलर की मिसाल देंगे तो जाहिर है हमें एतराज करना होगा। हम सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश करें। हिटलर की मिसाल नहीं, मैं हिटलर की मिसाल इस तरह नहीं दी। ठीक है, आप ये बात आपकी सही है, हिटलर से मिसाल नहीं दी उनको, नहीं, मैंने उनके इलेक्टेड मेजॉरिटी को कहा है। आप हिटलर के बजाय आप किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी इलेक्टेड मेजॉरिटी आएगा, यहाँ के देखें ना कि कैसे फौजी हुकूमत तख्ता पलटती है, फिर जियाउल हक को देखें, फिर मुशर्रफ को देखें, फिर अयूब खान को देखें, कैसे आपके मुल्कों में फौजी हुकूमत ने कैसे आपकी चुनी हुई सरकारों को निकालकर बाहर फेंका, और आपके जो प्रधानमंत्री रहे हैं बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को 10-10 साल लंदन और दुबई भटकना पड़ा। ये आप अपने मुल्क को देखें, अगर हिटलर तक जाएंगे तो। आपने शायद मेरी नेक नीति से की, चलिए, हाँ, आपने मेरी नेक नीति से की हुई बात का गलत मतलब लिया है। मैं बुनियादी तौर पे कहना ये चाहता था कि जब तक ये लीडरशिप अपने उस सारे जो अपने जो हिसार बनाते हैं उससे बाहर नहीं निकलेंगे, खा नवाज शरीफ हो, खा मोदी हो, कोई हो। ठीक है, अजीत साहब, मेरा सवाल है आपसे, आपके पैनलिस्ट से, कि लीविंग असाइड द डिफरेंसेस, कौन से ऐसे ब्रिजिंग ग्राउंड्स हैं जिसे गैप फिल कर सकती है मौजूदा दोनों क़यादतें? पहले गुस्सा साइड पे करके इसका जवाब दें। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए सकारात्मक क्या गुंजाइश है? सकारात्मक जो एक सबसे बड़ी चीज है कि कुछ रियलिटीज हैं ज्योग्राफी के,
और वो रियलिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए गैस पाइपलाइंस का हुआ, अब उसमें फ़ायदा पाकिस्तान का भी होगा, हमारा भी होगा। हमारा ट्रेड कॉरिडोर की बात है तो सेंट्रल एशिया को उसमें उनका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। इन्होंने चाइनीज़ के साथ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बहुत बड़ी वो की है, उसमें कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट है, इन सभी को वो बात समझ में आती है। हमको कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक आउटरीच पाकिस्तान में नहीं चाहिए, हम प्योर ट्रेड की बात कर रहे हैं। और मैं आपको इनको ये आगाह कर देना चाहता हूं कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात ये कर रहे हैं, जो कि इन्होंने वो किया है, एग्रीमेंट किया है चाइना से, और काम उस पर बड़ी तेजी से शुरू हो गया है, इसका ये कोई बहुत बिनाइन चीज नहीं है। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल बिनाइन है। लेकिन हम जब भी, मैंने पहले कहा कि जब भी ट्रेड की बात करते हैं तो उसको बड़े शक के निगाह से देखा जाता है कि यहाँ तो इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, सेंट्रल एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस तो बढ़ जाएगा। सवाल तो फिर खड़े होंगे जब अगर हम रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। थोड़ा 1 मिनट में एक बार जरा कामरान साहब के पास जाते हैं, उनके एक और पैनलिस्ट हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। कामरान साहब, आपने सुना जो हमारे यहाँ जो कर्नल साहब हैं RSN सिंह ने कहा कि हम जब भी कुछ पॉजिटिव बात करते हैं तो हमारी मंशा पर संदेह किया जाता है, शक किया जाता है। ट्रेड की बात करते हैं तो भी। कामरान साहब, ये जनाब, ये वैसे इस पे जनरल जी, थैंक यू अजीत साहब। जनरल साहब ये बता दीजिए कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि ट्रेड वगैरह करने से या गैस पाइपलाइन के इश्यूज, तो उस पे हम शक क्यों करते हैं, या हमारे यहाँ पे क्यों शक किया जाता है? देखिए, 2 चीजें पहले मैं कह चुका हूँ कि इंडिया का जो अपना एटीट्यूड है और जो सब कुछ है वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं देता। गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी, जी, इंडिया बैकआउट कर गया उसमें से, इंडिया बैकआउट कर गया और पाकिस्तान और ईरान का काम भी आगे नहीं चला, वहां बैठ गया वहीं पे, तो ट्रेड कहां से आगे चलेगा ये? फिर जब हम ट्रेड की दूसरी बात करते हैं और ये चाहते हैं कि हम एक्सेस दे दें इनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में विदाउट एनी बेनिफिट टू पाकिस्तान, हम कैसे कर सकते हैं? ये अपने बेनिफिट की बात करते हैं तो पाकिस्तान को अपने बेनिफिट के बारे में बात करने का पूरा हक हासिल है। एक सवाल और, जनरल साहब की जो परसेप्शन है, अजीत साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज से पूछ के पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अब आए हैं या जाएंगे या फैसला करेंगे, इस वक्त क्या वो इसी तरह मामला चल रहा है? देखिए, ऑब्जेक्टिवली बताइएगा जो उन्होंने रेज किया है। देखिए, बात ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने जब कोशिश की थी सियाचिन ग्लेशियर को डिमिलिटराइज करने की बात की थी तो उनकी फौज ने वीटो कर दिया था, नहीं हुआ बात ये। मसला ये है कि जब कोई ऐसा मसला होगा जो किसी कौम की सिक्योरिटी से ताल्लुक है तो उनकी फौज से पूछा जाएगा। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अगर दूसरे मुल्क में जाना हो और उसके बाद फौजी हुकूमत या फौजी चीफ से, आर्मी चीफ से इजाजत लेनी पड़ी, दोनों में फर्क है। नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने से पहले आर्मी चीफ से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके यहाँ नवाज शरीफ को आने से पहले 3 दिन क्यों लगा? 3 दिन तक आपने क्यों? अजीत साहब जी, अजीत साहब काम डाउन, में यही पूछ रहा हूं उनसे, यही सवाल पूछ रहा हूं बिल्कुल कि ये प्राइम मिनिस्टर के विजिट की बात हो रही है। जनरल साहब, देखिए, 3 दिन लगना या 4 दिन लगना वो हमारा अपना मसला है, हम अपनी सोच विचार कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जमहूरी हुकूमत की हैसियत से नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं हर एक से उन्होंने मशवरा किया है, अपोजिशन पार्टी से मशवरा किया है, उन्होंने जितनी हमारी मजहबी। ठीक है अजीत साहब, पर आपको खुश होना चाहिए अगर आर्मी से पूछ के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आर्मी तो फिर पाकिस्तान की बहुत चाहती है मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब मिले, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे। चलिए, खुश तब होंगे जब अच्छी आगे शुरुआत हो। लेकिन एक हाफिज सईद साहब भी हैं जिन्होंने तुरंत बयान दिया, वो आपको पता होगा कि हाफिज सईद साहब की क्या हैसियत है। लेकिन GD बख्शी साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है आप समझिए। पाकिस्तान के अंदर, जनरल साहब मैं जरा कुछ अर्ज कर लूं। थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रॉब्लम यह है कि आपके अलग अलग राइवल पावर सेंटर्स हैं जो हमेशा हारमोनियसली एक डायरेक्शन में पुल नहीं करते। जब अगर सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट हमारे से बातचीत का दौर शुरू करती है, हमारा तजुर्बा अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि उसी टाइम पे बॉर्डर्स पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वायलेशन शुरू हो जाती हैं। जो जिहादी तंजीमें हैं वो वही मौका चुनती हैं कोई बड़ा धमाका करने का, कोई बड़ी मास कैजुअल्टी एक्शन करने का, और वो कहानी फिर जो है स्नेक्स एंड लैडर जैसे 0 या 1 या 2 पे आ जाती है, जो कहाँ 99-98 पे पहुंच रही थी। तो हमारा आपसे सिर्फ ये कहना है, देखिए हमारे चीन से भी मसाइल हैं,
आज से कई साल, कोई 20-30 साल पहले हमारी लीडरशिप ने उनकी लीडरशिप से बात करी और चीनियों ने हमें कहा कि देखिए जो बड़े पेचीदे मसाइल हैं उसे आप 2 दिन में हल नहीं कर सकते, उन्हें जरा अलग रखिए, ट्रेड करें, कल्चरल टॉक करें, कल्चरल रिलेशन करें। अब हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है साहब उनसे, हमारा ट्रेड उनके साथ $70 अरब है। हम भी कह सकते हैं कि साहब ये हमारी मार्केट तबाह कर देंगे, ये फ्लडिंग करेंगे गुड्स की। हमने कहा फिर भी ठीक है साहब, कुछ ना कुछ तो ह्यूमन रिलेशन भी बनता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, पीपल टू पीपल रिलेशन कुछ बनेंगे तो अपने आप शायद ये टेढ़े मसाइल दूर हो जाएंगे। चलिए, लेकिन अगर आप बात करें साहब कि पहले कश्मीर आप कल हल करके दीजिए जो इतने साल नहीं हल हुआ, तो मैं नहीं समझता वो बात कहीं जाएगी जी। और हमारा सिर्फ आपसे गुजारिश, एक मेरे फौजी है वहां पे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं साहब, देखिए आपको और मेरे को तनख्वाह लड़ने की मिलती है, आपका और मेरा पेशा लड़ना है, हम फौजें आपस में लड़े कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये कैसी लड़ाई है साहब जिसमें हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, वो वहां पे बम फट रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये वाहियात लड़ाई है। लड़ाई हो तो चलो ठीक है साहब, आप और मैं पेशेवर सिपाही हैं, हम दोनों लड़ लेंगे, हम सिविलियंस को क्यों इन्वॉल्व करें? ये जो जिहादी जो एलिमेंट्स हैं, ये जो टेररिज्म का जो दौर आपने शुरू कर रखा है, देखिए ये लड़ाई के तरीके के लिहाज से गलत है। कुरान शरीफ में बड़ा साफ लिखा है, जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, और टेररिज्म एक ऐसा नापाक चीज है कि वो वार ही बच्चों, बूढ़ों और औरतों पे होता है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं साहब कि लड़ना भी है साहब, आपकी फौज, हमारी फौज बड़ी तगड़ी फौजें हैं, हम लोग लड़ लेंगे। हालांकि चलिए आज हम लड़ने की बात नहीं करें, आज जब हाथ मिल रहे हैं तो दिल मिलने की बात करें। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। साहब आपके दूसरी बात है, ये आपके पाकिस्तान के कराची से लाहौर तक पनाह ले रखी है इन्होंने, और जो ओसामा जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, दहशतगर्द, वो आपके यहाँ था, और अभी भी खुलेआम लाहौर से कराची इस्लामाबाद तक घूमते। हम ये बात करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे सर। जो आपके अपने जनरल मानेक शाह की किताब है वो आप पढ़ लें, शर्मिला बोस की किताब जो कोई मुसलमान नहीं है वो आप पढ़ लें, वो आप पे वाज़ेह हो जाएगा। 10 किताब आपको भी बताऊं, प्रेस्क्राइब करूं जो आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द क्या करते हैं और पाकिस्तान की आर्मी कैसे प्रोटेक्ट करती है। हामिद गुल ने क्या किया, आईएसआई ने क्या किया, खैरानी ने क्या किया, मैं आपको बताऊं। 3 घंटे हम इस पर बात कर सकते हैं। तहकीक जो है रॉ ने क्या किया, आप हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लीजिए साहब, आपके जस्टिस तोड़ दिया, आपने आईएसआई की तो बुनियाद ही इसी पर है सर, आईएसआई की बुनियाद ही इसी पर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भेज, हिंदुस्तान दहशतगर्दों को भेजो, जा रहे हैं आपकी फौज के लोग जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे पाकिस्तानियों को जिंदा जला दिया। और आपके साहब हमारी फौज है, आपके फौज के मुखिया मुशर्रफ जिन्होंने इन्हीं नवाज शरीफ ने शांति दूत की तरह जो वाजपेयी गए उनका इस्तेकबाल किया, स्वागत किया लाहौर में, और आपके जो फौजी मुखिया थे मुशर्रफ, उन्होंने आपके प्रधानमंत्री को दरबदर किया, मुल्क बदर किया और उसके बाद करगिल किया। आपको पता है कि कैसे आपके मुल्क में फौज और लोकतांत्रिक सरकारों के बीच क्या रिश्ता है? जब तक आप कश्मीर को आजादी नहीं देंगे, ये आप नहीं तय करेंगे, कश्मीर आपका नहीं है, ये हम लोग चैनल पर बात करके नहीं तय कर सकते। फिर हो गया, फिर हो गई बात, फिर हो गई बात। बलोचिस्तान को तोड़ने की बात और उसके बारे में अपनी साजिशी खेल बंद नहीं करेंगे। सुन लीजिए जरा बलूचिस्तान पर सुन लीजिए, काफी बोल दिया, काफी बोल दिया, आपने काफी प्रोपेगेंडा कर दिया। अब मैं जरा सा फैक्ट्स बता दूं आपको। एक मिनट कामरान साहब, 3 एग्जाम्पल बताइए। मैं कामरान साहब, मैं तीन मिसालें देता हूँ जब भारत ने कोशिश की, जब अटल बिहारी वाजपेयी गए, बातचीत हुई, संसद पर हमला हुआ। 1 मिनट, मुशर्रफ का स्वागत हुआ आगरा समिट में, मुशर्रफ गए वापस, उसके बाद फिर मुंबई धमाके हुए। आप ऐसी 3 मिसालें हमें दीजिए कि आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत ने आपके मुल्क में आतंकी भेज दिए। आप बताइए, मिसालें बताइए।
हमारे कैदियों को, शहरियों सेशन में- और सेशन फौजियों को में कैदी बनाया। मैं भी चुप हूं। आपका क्या ताल्लुक है इस बात से कि वहां पे 71 की लड़ाई के 62 कैदी आज भी आपकी कैदों में वहां सड़ रहे हैं बेचारे। और बताऊंगा थोड़ा उसमें apologize नहीं, करो, आप उसके सुनिए, बाद आप सुनेंगे। सुनिए, आप apologize तो करें, apologize साहब, आपको आपने करना थोड़ा पड़ेगा। जब आप international border सुनेंगे, cross की, apologize आपको UN करना resolution पड़ेगा। कैसी तैसी की, सुनिए। you have to apologize to the ओ people यार। of Pakistan the way you conduct कामरान साहब, कामरान साहब, Pakistanis, कामरान साहब, आप बोलते रहिए, of terrorism, वो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलते रहिए। अब मैं भी बोलता रहूंगा। आज हैं? भी मेरा सुनेंगे वो ये broken record तो है, yes you're right, आज भी we are the बांग्लादेश we are the broken record, you break us and you don't apologize for that. नहीं, रिकॉर्ड तो आपने ब्रेक कर दिए, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। थोड़ा सा बोल लूं? नहीं, टाइम इसमें टाइम खत्म हो गया। चलिए, नहीं, 71 पे तो मैं चाहता हूं आप बोलना। saying you should apologize. कामरान साहब, 71 की हिस्ट्री इस में पे आपको हम- बताता हम इस हूँ। पे 71 के जो 90 टाइम खत्म हो गया सर, राजीव साहब, टाइम खत्म चलिए, हो कोई चुका है, बात नहीं, राजीव साहब, टाइम खत्म हो We गया, have to put it लेकिन on माफी air. मांगने टाइम की खत्म हो बात गया, होगी 71 में कामरान debate साहब, करेंगे। तो सुबह और With a शाम fresh 365 दिन आपको पाकिस्तान के फौजी माफी हुकूमत मांगे। को, फौजियों को, आईएसआई को और वहां पनाह लिए हुए दहशतगर्दों को माफी मांगते बीतेगी। उसके बाद भी आपका गुनाह कम नहीं होगा, आपके गुनाह का पुलिंदा यहाँ आप हजारों की सिर्फ संख्या एक में दफा भरा माफी पड़ा है। मांग चलिए, लें। फिर मिलेंगे आप कामरान साहब फिर मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे, कल तो नवाज शरीफ मिल रहे हैं कामरान साहब, थोड़ा दिल खोल कर मिले तो बात होगी। अगर हम पास्ट में वही कहेंगे 71 ये हुआ और हम तो बहुत दिल खोला हुआ है, कब आप हुई दिल भारत में में, निश्चर ना कब सरहद चलाइएगा। पर आए, तो बात 71 बनेगी की नहीं। तरह। और कश्मीर को पता ऐसे चले अगर हम तो कहेंगे मिल रहे कि हो, आप कश्मीर को स्टैंड आजाद कर कर दें बैक दें, पे। तब तो बिल्कुल बात नहीं मैं तो होगी। यही कह रहा हूं आपसे। चलिए, मैं भी यही कह रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब।